ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो 1561 से आगे की कहानी। दिल्ली के बॉर्डर से कुछ दूर मौजूद गोदाम में इस वक्त लच्छू बेहद गुस्से में थी, इसलिए उसने माँ साहब से बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि माँ साहब की उदास या परेशान आवाज सुनने का मौका उसे मिले। माँ साहब से बात करने के बाद योगेश लच्छू को उनका आदेश कह सुनाता है। उधर माँ साहब को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इस काम को अंजाम देने के लिए खुद लच्छू मैदान में उतर आई है। वह अभी भी इसी भ्रम में थी कि वह अपने किसी जरूरी काम से दिल्ली से बाहर है। सबसे पहले लच्छू अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करती है, फिर विविधकाय के पास जाती है, फिर हर्षिता और योगेश को अपने हाथ से इशारा करती है। खुद विविधकाय का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए सभी कमांड सेंड करती है। उसके बाद उन दोनों से कहती है, इस बार मारवा हाउस के आसपास जाकर तुम्हारा खड़ा होना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगा। तुम्हें लगातार अपनी मूवमेंट बनाए रखनी होगी। तुम तुरंत जरूरत पड़ने पर मैक्सिमम रेंज का ख्याल रखते हुए उतनी ही दूरी से वहां से गुजरते हुए अपना काम कर सकते हो, लेकिन वहां रुकने के बारे में सोचना भी मत। अगर हम में से कोई भी यह सोच रहा है कि वह विविधकाय के जाने के बाद अब सुकून से बैठे होंगे तो वह सिर्फ एक खुशफहमी ही है। वह विविधकाय के लौटने का इंतजार कर रहे होंगे और वह भी पूरी तैयारी के साथ। फिर अपने चेहरे पर एक सातिर मुस्कान लाते हुए कहती है, लेकिन वह नहीं जानते कि विविधकाय किस बला का नाम है। वह इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। फिर विविधकाय की तरफ देखते हुए कहती है, जाओ और जाकर मारवा की छावनी में इतने छेद करो कि वह यह भी न समझ पाए कि वह घर है या छलनी। इसके बाद वह विविधकाय की एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए उसे सैटेलाइट से कनेक्ट कर लेती है, ताकि वह जरूरत पड़ने पर उससे दूर होने पर भी उसके हर मोमेंट पर निगाह रख सके और उसे कंट्रोल भी कर सके। इसके बाद वह सभी मारवा हाउस की ओर निकल पड़ते हैं। मारवा हाउस में इस समय इतने बड़े मारवा हाउस में रोहित, अनिका, भूमिका, कौटिल्य और प्रीति के अलावा सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स और कमांडोज ही थे। शेष सभी को मारवा हाउस से रवाना कर दिया गया था। यदि इस समय ऊंचाई से मारवा हाउस को देखा जाए तो वह किसी फौजी छावनी जैसा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिपाही उसमें इधर से उधर दौड़ते हुए और युद्ध की तैयारी करते पूरी तरह से सुसज्ज हो रहे थे। इस समय पूरे मारवा हाउस में शमशान जैसी खामोशी सुनाई देती है। दूर दूर तक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सभी अपनी पोजीशन लेकर पूरी तरह से तैयार थे और अपने अपने जगह पर छिपकर बैठे हुए थे। ठीक इसी वक्त मारवा हाउस की ऊंची ऊंची बाउंड्री की दीवारों में से एक जगह पर जोर की आवाज होती है। सभी का ध्यान उस ओर खींचा चला जाता है। जैसे ही सबकी नजर वहां जाती है, उन्हें उड़ती हुई ईंटें और दीवार के बाकी हिस्से दिखाई देते हैं। इसी आवाज के साथ दीवार का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर जा गिरता है। इस वक्त विविधकाय अपने रोबोट के ही रूप में था, किंतु उसने अपना कद करीब 12 फीट ऊंचा और 4 फुट चौड़ा कर लिया था। इसके बाद भी कोई भी कमांडो अपनी जगह से निकलकर उसके सामने नहीं आता और न ही उस पर हमला करता है। इस बात को सभी अच्छी तरह से जानते थे कि मारवा हाउस के हर एक कमरे में जाकर बच्चों को ढूंढना एक आसान काम नहीं था, क्योंकि मारवा हाउस कोई छोटी जगह नहीं थी। मारवा हाउस जितना ऊपर बना हुआ था उतना ही नीचे भी था। हाँ, इसके बारे में किसी को कोई विशेष जानकारी नहीं थी, इसलिए विविधकाय ने एक तरफ से तबाही मचाना शुरू किया ताकि उसका वांछित लक्ष्य खुद ब खुद सामने चलकर आ जाए। विविधकाय की वास्तविक कमान इस वक्त लच्छू के हाथ में थी, लेकिन इस बार अनिका या रोहित दोनों में से कोई भी बचाव करने के मूड में नहीं था। दोनों ही विविधकाय को पूरी तरह से खत्म कर देने की तैयारी में थे। अनिका अपने तरीके से योजना बना रही थी और रोहित ने अपने तरीके से काम किया था। कौटिल्य अभी भी अनिका के दिए हुए काम को पूरा करने में जुटा हुआ था।
वहीं भूमिका रोहित के पास पहुंच चुकी थी। रोबोट विविधकाय के सॉफ्टवेयर को देखने समझने के बाद भूमिका ने उसके बारे में जितनी भी जानकारी हासिल की थी वह रोहित के साथ डिस्कस कर चुकी थी। रोहित और उसकी टीम अब तक विविधकाय के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखकर अपने पूरी योजना तैयार कर चुकी थी। साथ में खुद भी पूरी तरह से तैयार भी थे। इस वक्त द किंग काले कपड़े में लंबे कोट के साथ और काली हैट लगाए दिखाई देता है। उसकी पहनी हुई हैट की परछाई से उसके चेहरे पर अंधेरा दिखाई दे रहा था। विविधकाय को अपने सामने देखने के बाद वह अपने कमांडो को उंगली से इशारा करता है। जहां मारवा हाउस में बाहर यह सब शुरू हो चुका था और रोहित ने कमान संभाल ली थी, वहीं अभी तक अनिका अपने लैब से बाहर नहीं आई थी और एनी भी काम में लगी हुई थी। जॉन अपनी जगह पर खड़ा होकर कैमरा सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए पूरे मारवा हाउस पर नजर बनाए हुए था। विविधकाय के ऐसी विनाशकारी एंट्री को देखकर जॉन एनी से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे विविधकाय 1.0 से लड़ने के लिए जाना होगा। एनी अपने काम को जारी रखते हुए कहती है, यह तुम्हारे अकेले के बस का काम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त और दो, फिर दोनों साथ में चलते हैं। जॉन कहता है, तुम चिंता मत करो, उसके सॉफ्टवेयर के जरिए से मैंने उसकी शक्ति और कमजोरी दोनों को अच्छी तरह से देख लिया है। अगर मैं अभी बाहर नहीं गया तो वह न जाने क्या क्या बर्बाद कर देगा। जब तक तुम अपना काम पूरा करोगे तब तक उसे मैं उलझा कर रखता हूँ। तुम अपना काम पूरा करके बाहर आ जाना, फिर दोनों मिलकर लड़ेंगे। ऐसे ही जॉन जाने लगता है। एनी कहती है, अपना ख्याल रखना जॉन। जॉन मारवा हाउस के एक अन्य खुफिया दरवाजे की ओर बढ़ते हुए रिसर्च लैब से बाहर की ओर चल पड़ता है। उधर रोहित के इशारे पर अचानक से हवा में लयबद्ध तरीके से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगते हैं। एक के बाद एक उन हेलीकॉप्टर से विविधकाय के ऊपर जाल फेंके जाते हैं। जैसे ही विविधकाय उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक उसी वक्त हेलीकॉप्टर से जमीन पर कमांडोज रस्सियों के सहारे नीचे उतरते हुए दिखाई देते हैं। इन रस्सियों में लगे हुए हुक्कों को वह जाल में फंसा लेते हैं और उनके ऐसा करते ही हेलीकॉप्टर विविधकाय को लेकर ऊंचाई की ओर जाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त सभी हेलीकॉप्टर के बीच जो तालमेल दिखाई दे रहा था वह न केवल अद्भुत था बल्कि रोमांस पैदा करने वाला भी था। इस मिशन का उद्देश्य यह था कि विविधकाय को उड़ाकर यहाँ से कहीं दूर ले जाकर समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि वह वापसी ही न कर सके। लेकिन वह सभी जानते थे कि यह एक आसान काम नहीं होने वाला था। इसमें सफलता मिलने के चांस बहुत कम थे, किंतु फिर भी उन सभी को इस बात का भरोसा जरूर था कि इस तरह से विविधकाय को मारवा हाउस से कुछ समय के लिए दूर अवश्य किया जा सकता था। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर विविधकाय को लेकर गायब हो जाते हैं। जब हेलीकॉप्टर्स को आसमान में उड़ते हुए 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं, तब विविधकाय खुद के आकार को छोटा कर लेता है। फिर उन जालों को तोड़कर खुद को पूरी तरह से आजाद करते हुए नीचे जमीन की ओर गिरने लगता है। तभी वह अपने हाथ खोलकर उनके पंख जैसा आकार बनाते हुए बड़ी ही आसानी से जमीन पर उतर जाता है। उसके हाथ से निकलते ही हेलीकॉप्टर में मौजूद कमांडो मारवा हाउस में खबर पहुंचा देते हैं। यहाँ जमीन पर पहुंचते ही विविधकाय के पैरों के नीचे स्केट की तरह का आकार दिखाई देने लगता है। इस बार उसकी गति मारवा हाउस की ओर जाते हुए इतनी तेज थी कि उसके पैरों के नीचे से निकलती हुई आग की चिंगारियां आसानी से देखी जा सकती थी। इस समय उसकी गति इतनी अधिक थी कि देखने वाले के लिए यह समझना मुश्किल था कि उसकी आंखों के सामने से क्या चीज गुजर कर गई है। विविधकाय के सॉफ्टवेयर से रोहित और उसकी टीम यह जान चुके थे कि विविधकाय पैराशूट की तरह आकार बनाकर ऊंचाई से जमीन पर आसानी से पहुंच सकता है, किंतु उसमें उड़ने की क्षमता नहीं थी। इसलिए यदि उसे विस्तृत समुद्र की लहरों के बीच कहीं दूर पहुंचा दिया जाए तो वह वापस आते आते अपने बैटरी बैकअप को खोने के साथ साथ वह हमेशा के लिए खुद को उन लहरों में डुबा देता। लेकिन यह योजना पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि काफी देर के लिए वह मारवा हाउस से दूर था। खुली सड़कों पर पहुंचने के बाद विविधकाय अपने आप को
रेसिंग कार में बदल लेता है और मारवा हाउस में एंट्री करता है। यहाँ मारवा हाउस में सभी पलके बिछाए उसका इंतजार कर रहे थे। इस बार बिबिटकाय खुद को डायनासोर जैसा आकार देने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वह उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और भयंकर दिखाई दे रहा था। बिबिटकाय मारवा हाउस के अंदर बने हुए छोटे मोटे बिल्डिंग स्ट्रक्चर को अपने पैरों से कुचलना शुरू कर देता है। ऐसा करने का एकमात्र कारण यह था कि अगर बच्चे मारवा हाउस के बिल्डिंग में कहीं पर भी होंगे तो कमांडो सबसे पहले उन्हें बचाने के लिए बाहर निकलेंगे। एक बार बच्चों के आंखों के सामने आने के बाद उसे बिबिटकाय से नहीं बचाया जा सकेगा। बिबिटकाय की उम्मीद से विपरीत मारवा हाउस की किसी भी बिल्डिंग में कोई भी मौजूद नहीं था, सिवाय एक कौटिल्य के। प्रीति और अनिका भी अंडरग्राउंड में मौजूद थे, जिसकी वजह से उन्हें भी कोई खतरा नहीं था। बिबिटकाय के इस हरकत को देखकर भूमिका सख्ते में आ जाती है। वह झट से कौटिल्य को कॉल करती है और उसे तुरंत वहां से बाहर निकलने के लिए कहती है। भूमिका कौटिल्य से कहती है, तुम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर ही हो, अपने कमरे की बालकनी से बाहर कूद जाओ। भूमिका के बोलने में जितना फोर्स था उससे कौटिल्य इस आपातकालीन स्थिति को समझ गया था। वह झट से लैपटॉप को बैग में डालता है, फिर कुछ और एक दो महत्वपूर्ण चीज उठाकर उन्हें भी बैग में डाल देता है। फिर बैग को अपने कंधे पर टांग कर बालकनी में जा पहुंचता है। कहने के लिए यह फर्स्ट फ्लोर था, लेकिन मारवा हाउस का ग्राउंड फ्लोर भी काफी ऊंचाई लेकर बना हुआ था। फर्स्ट फ्लोर से भी इसकी ऊंचाई 20 फुट से कम नहीं थी। यूँ तो अक्सर कौटिल्य अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर चाय का आनंद लिया करता था, लेकिन आज इस पल जब वह बालकनी से नीचे झांकता है तो उसे पहली बार इस बात का एहसास होता है कि बालकनी की ऊंचाई जमीन से कितनी है। उसे पूरा विश्वास था कि यहाँ से कूदने का मतलब है या तो पैर की हड्डी का टूट जाना या फिर कम से कम मांस फटने का दर्द झेलना। अगर ज्यादा से ज्यादा चोट की बात की जाए तो वह कितनी भी लग सकती थी, लेकिन जान के बदले में इतना दर्द कम ही था। इसलिए वह अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी करके वहां से कूद पड़ता है। जब वह जमीन पर नीचे पहुंचता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि वह बिल्कुल सुरक्षित है। उसे कूदने की वजह से लगने वाले झटके का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ था। जब वह पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करता है तो वह पाता है कि एक गोल्डन कलर के रोबोट जैसे दिखने वाले किसी मददगार ने उसे बचा लिया है। कौटिल्य के चेहरे पर ढेर सारी हैरानी देखकर जॉन कहता है, कौटिल्य, डू नॉट बी सरप्राइज, आई एम रोबोट जॉन। ऐसा कहकर वह अपना हाथ आगे कर देता है। इसके बाद कौटिल्य भी उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है, लेकिन कौटिल्य के चेहरे से हैरानी जरा सा भी कम नहीं हुई थी और जॉन कहता है, अभी थोड़ा काम ज्यादा है, फिर बैठकर आराम से बात करेंगे। अभी तुम्हें जल्दी ही सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। कौटिल्य जॉन की तरफ देखता ही रह जाता है और जॉन वहाँ से कुछ ही पलों में गायब हो जाता है, क्योंकि वह पल आ चुका था जब जॉन बिबिटकाय का सामना करने वाला था और उसे मारवा हाउस को तबाह करने से रोकने वाला था। मारवा हाउस के पीछे की तरफ से भी सीक्रेट रिसर्च लैब का एक खुफिया दरवाजा था, लेकिन यह बिल्डिंग से काफी दूर था। जॉन उसी रास्ते से बाहर आया था। जब तक वह बाहर आया तब तक बिबिटकाय को हेलीकॉप्टर उठाकर ले जा चुके थे, इसलिए बाहर आने के बाद वह वही बिल्डिंग के पास अंधेरे में रुककर बिबिटकाय का इंतजार कर रहा था। ठीक इसी वक्त जब उसने कौटिल्य को खतरे में देखा तो आगे बढ़कर उसकी मदद की थी। बिबिटकाय ने अपने स्वरूप को जितना बड़ा कर लिया था, उसकी शक्ति में भी उतनी ही वृद्धि दिखाई दे रही थी। जब लच्छो को लगता है कि मारवा हाउस के छोटे बड़े सामान और स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के बाद भी मारवा हाउस में कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही है, बिबिटकाय के इस व्यवहार का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब वह मारवा हाउस की मुख्य बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने का निश्चय करती है। अब डायनासोर रूपी बिबिटकाय मारवा हाउस की मुख्य बिल्डिंग की ओर बढ़ जाता है और जैसे ही उस पर अपनी गर्दन से प्रहार करने की कोशिश करता है, तभी अचानक से उसका शरीर पीछे की ओर कई कदम धकेला जाता है। यह देखकर लच्छो हैरान रह जाती है। वह सोचती है, यह कैसे संभव है, बिबिटकाय जैसे भारी भरकम और शक्तिशाली रोबोट को पीछे धकेला जा सके।
तभी बेबिदकाय उस ओर देखता है जिस ओर से उसके ऊपर प्रहार किया गया था। यह रोबोट जॉन था, जिसने अपनी पूरी ताकत के साथ डायनासोर के शरीर को पीछे की ओर धकेल दिया था। अब जैसे ही बेबिदकाय रोबोट जॉन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जॉन तुरंत उसकी आंखों के आगे से गायब होते हुए ऊंची छलांग लगाकर उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। इस वक्त जॉन के हाथ में एक मोटी इलेक्ट्रिक वायर थी। वह इसी मोटी इलेक्ट्रिक वायर की मदद से उसके सिर के पास इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट करता है। दरअसल जॉन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या बेबिदकाय के शरीर में ऐसी कोई जगह है जहां से उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस इलेक्ट्रिक शॉक को बेबिदकाय महसूस तो करता है, लेकिन उस पर इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ता। यह उसके लिए शरीर पर चींटियों के रेंगने जैसा था। अब बेबिदकाय अपने शरीर को हिलाकर जॉन को गिराकर नीचे फेंक देता है। उसके शरीर के ऊपर से नीचे की ओर आते हुए जॉन अपना एक पैर ऊपर की ओर मोड़ के दूसरे पैर को सीधा रखकर अपने दोनों हाथ हवा में खोल देता है और बड़ी ही आसानी से जमीन पर छलांग लगाकर दूसरी ओर दौड़ता हुआ नजर आता है। बेबिदकाय उसका पीछा करने की जगह दोबारा से मारवा हाउस की बिल्डिंग पर हमला करने की कोशिश करता है। वह जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है तो उसे अचानक ही ऐसा महसूस होता है कि उसके पैर आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। रोबोट जॉन का आकार किसी भी सामान्य मनुष्य की तरह ही था, लेकिन उसकी स्पीड किसी भी बहुत तेज चलने वाली मशीन जैसी थी। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो दौड़ती हुई मेट्रो ट्रेन के पहिए जैसी। जब जॉन अपनी पूरी स्पीड में दौड़ना शुरू करता तब केवल हवा का एहसास ही पीछे रह जाता था, वह दिखाई नहीं देता था। यही वजह थी कि पलके झपकते ही जॉन ने उसके दोनों पैरों में मोटी मोटी लोहे के तारों से गांठें बांध दी थी। जैसे ही बेबिदकाय उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक उसी वक्त जॉन एक बार फिर से छलांग लगाकर उसकी गर्दन पर जा बैठता है और इस बार वह इस तार को उसके गले में लपेट देता है। ठीक इसी वक्त रोहित मारवा और उसके कमांडोज का ध्यान इन्हीं तारों से जुड़ी हुई एक बड़ी सी चादर के ऊपर जाता है। बड़ी ही तेजी से वह चादर बेबिदकाय की हर हलचल के साथ उसकी ओर खींची चली आ रही थी। रोहित मारवा को सारी बात समझने में जरा सा भी देर नहीं लगती। वह एक बार फिर से अपना हाथ ऊपर करके अपने कमांडो को इशारा करता है। उसके ऐसा करते ही एक बार फिर से आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही उन हेलीकॉप्टर से हुक लगी हुई रस्सियां नीचे आती हैं, जॉन पलक झपकते हुए उन सभी को उस चादर के साथ जोड़ देता है। यह चादर कुछ ही सेकंड में बेबिदकाय के ऊपर इस तरह से लिपट जाती है जैसे कि बेबिदकाय का शरीर कोई चुंबक हो और लोहा उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हो। बेबिदकाय पूरी तरह से उसमें लिपट जाता है। उसका पूरा शरीर उस चादर में इस तरह से जकड़ा हुआ था कि वह किसी भी तरह की हलचल करने में सक्षम नहीं रह गया था। रोहित का अगला इशारा होते ही सभी हेलीकॉप्टर एक बार फिर से उसे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ा कर ले जाते हैं और फिर रोहित का दूसरा इशारा मिलते ही उतनी ही तेजी से नीचे की ओर आते हुए उसे जमीन पर पटकी देते हैं। इसका उद्देश्य बेबिदकाय के शरीर को या उसके शरीर के अंदर मौजूद सिस्टम को नुकसान पहुंचाना था। यदि वह अपने काम में सफल होते तो उसके बाद बेबिदकाय को उसके गंतव्य की ओर लेकर उड़ना बेहद सफल रहता, लेकिन इससे पहले यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक था कि बेबिदकाय एक बार फिर से कैसे बाहर निकलने में सक्षम नहीं होगा। इस बार बेबिदकाय जैसे ही अपने बंधनों को तोड़ने की भरसक कोशिश करता है, वह नाकामयाब रहता है। वह अपने आकार को छोटा कर लेता है। ऐसा करने से उसके पैर और गर्दन दोनों ही लोहे के उन मजबूत तारों से आजाद हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वह किसी तरह की मूवमेंट करने में सक्षम नहीं होता। इसका मात्र कारण यह था कि वह चादर जो उसके ऊपर लपेटी गई थी वह कोई मामूली चादर नहीं थी। जैसे जैसे बेबिदकाय का आकार छोटा होता जाता, वह चादर भी अपना आकार छोटा कर लेती और बेबिदकाय को अच्छी तरह कस लेती। दरअसल यह चादर भी नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी। इसे बनाने में भी कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जिसके समानांतर टेक्नोलॉजी से बेबिदकाय का शरीर बना हुआ था। इस तरह की तकनीकें इतनी विश्वसनीय और शक्तिशाली होती हैं कि प्रायः इससे मिलती जुलती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसके कुछ जरूरी अंगों को बनाने के लिए किया जाता है, ताकि वह चोट लगने पर खुद को सेल्फ रिपेयर कर सके। विविधकाय अपने आप को आजाद करने के लिए खुद को धारदार रूप में बदलकर इस चादर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी इस चादर पर कोई असर नहीं पड़ता। बार बार करने पर जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत असर दिखाई देता भी है तो वह भी स्वयं ही रिपेयर हो जाता है। जब विविधकाय की यह तकनीक निष्फल हो जाती है तब वह अपने शरीर में इकट्ठी ऊर्जा का प्रयोग करके उसे जलाने का प्रयास करता है, लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं होता। यह चादर उष्मारोधी भी थी। अब तक हेलीकॉप्टर उसे जमीन पर कई बार पटक पटक कर ऊपर आसमान में उड़ा चुके थे। विविधकाय किसी भी प्रकार से इससे बाहर नहीं निकल पाता। सभी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगती है, लेकिन रोहित मारवा अभी भी अपनी जगह पर खड़ा उसे एकटक घूर रहा था। ठीक इसी वक्त अनिका और एनी भी उस सीक्रेट दरवाजे से होते हुए रिसर्च लैब से बाहर आ जाती हैं, जिससे जॉन बाहर आया था। कुछ ही पलों में वह दोनों दौड़ते हुए रोहित मारवा के पास पहुंच जाती हैं। इस वक्त अनिका अपने रोबोट सूट में थी। उन्हें देखकर कोई भी अनिका और एनी में फर्क नहीं बता सकता था। यह फर्क केवल जॉन, एनी और अनिका ही जानते थे, या फिर सिर्फ रोहित मारवा ही बता सकता था कि उन दोनों में से एनी कौन है और अनिका कौन है। उन दोनों के पास आते ही रोहित मारवा अपने हाथ से कमांडोज को इशारा करता है और कमांडोज अपने घेरे को बड़ा करते हुए रोहित मारवा से कुछ दूरी बनाकर खड़े हो जाते हैं। अनिका रोहित मारवा के एकदम करीब आ जाती है। फिर रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया आपस में बातचीत करने लगते हैं। अनिका अपनी पूरी स्ट्रेटजी रोहित को बता देती है, फिर अपनी मुट्ठी खोलकर उसमें मौजूद ईयरबड रोहित की ओर बढ़ाती है। जैसे ही रोहित उसमें से एक ईयरबड उठाता है, अनिका बाकी एनी की तरफ बढ़ा देती है। एनी अनिका से उन्हें लेकर भूमिका और कौटिल की तरफ बढ़ा देती है। अब अनिका बिना एक पल रुके झट से विविधकाय से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हें अपनी जान को खतरे में नहीं डालने दे सकता। वह बेहद खौफनाक है। हम तुम्हारे प्लान को दूसरे तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें खुद जाने की जरूरत नहीं है। फिर अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, उसे इंसानी ताकत के जरिए नहीं हराया जा सकता। तुम जो करने जा रही हो वह बेहद खतरनाक है। अनिका रोहित के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, भरोसा रखो, हम जरूर सफल होंगे। अब हम उसे और अधिक देर तक नहीं टाल सकते। ऐसा करना अपने लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाना होगा, और इसमें से ऐसा कोई भी नहीं जिसे वह चींटियों की तरह न मसल सके। अब रोहित कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। अनिका जवाब देती है, यह किंग का काम नहीं है। फिर मुस्कुरा कर कहती है, अभी वहाँ तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। जब लगे कि तुम्हारी जरूरत है तब आ जाना, पर अभी मत आना। अनिका पलटकर जैसे ही आगे बढ़ती है, रोहित अनिका की पकड़ी हुई कलाई को और भी अधिक कस लेता है। अनिका दोबारा से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इस रूप में अनिका को किसी ने भी नहीं पहचाना था, लेकिन जब ब्लूटूथ के जरिए से अनिका की आवाज सुनाई देने लगती है तब सभी महत्वपूर्ण लोग यह जान जाते हैं कि वह अनिका ही है। रोहित को अनिका पर पूरा भरोसा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर अनिका ने कुछ ठान लिया है तो वह उसके लिए नामुमकिन नहीं है। लेकिन जो भयानक मंजर रोहित मारवा अपनी आंखों से देख रहा था, उसे अनदेखा करना भी संभव नहीं था। रोहित की चिंता बिल्कुल वाजिब थी। इसके बाद अनिका कौटिल की तरफ देखती है। कौटिल अपनी जगह से ही जवाब देता है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ मैडम। अनिका बिना किसी देरी के वहाँ से दौड़ पड़ती है और उसके साथ साथ एनी भी दौड़ पड़ती है। इस वक्त एनी और अनिका रोबोट विविधकाय से काफी दूरी पर थे। अब तक सभी कमांडोज को पूरा विश्वास हो जाता है कि विविधकाय को यहाँ से कहीं दूर ले जाने की योजना पर कार्य किया जा सकता था, अथवा अगर वह इसी चादर के अंदर बंधा रहे तो अपने सारी ऊर्जा को खोकर वह निष्क्रिय हो सकता है। जैसे ही पायलट्स को अगला इशारा मिलता है, सभी हेलीकॉप्टर्स एक साथ आसमान में ऊपर की ओर उड़ते हैं ताकि वह विविधकाय को यहाँ से कहीं दूर ले जा सके। लेकिन ठीक इसी वक्त वह सभी अपना नियंत्रण खोने लगते हैं।
दरअसल जब लच्छो यह महसूस करती है कि बिबिधकाय किसी भी तरह से खुद को स्वतंत्र नहीं कर पा रहा है, तो वह अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करती है और बिबिधकाय को तेजी से बड़ा आकार देकर उसकी शक्ति का इस्तेमाल उसकी जगह पर ही ऊपर से नीचे की ओर तेज तेज झटके देने के लिए करना शुरू कर देती है, जिससे हेलीकॉप्टर्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे कि दो हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा जाएंगे। हेलीकॉप्टर्स का आपस में क्रश कर जाना बड़ा ही भयानक मंजर होता। इसमें न सिर्फ पायलट्स की जान चली जाती, बल्कि किलोमीटर दूर तक इस दुर्घटना की खबर फैल भी जाती। जब रोहित देखता है कि इस तरह हेलीकॉप्टर्स अपना बैलेंस खोकर नष्ट हो जाएंगे अथवा उसमें मौजूद पायलट आपस में टकराकर अपनी अपनी जान खो देंगे, रोहित मारवा अगली कमांड के लिए चिराग मेहता को इशारा करता है। रोहित मारवा का आदेश मिलते ही सभी हेलीकॉप्टर्स उसे अपने अपने बंधन से आजाद कर देते हैं और वह इस चादर में लिपटे हुए नीचे जा गिरता है। अब बिबिधकाय खुद को बचाने के लिए अलग ही तरकीब का इस्तेमाल करता है। इसके बाद जो होता है उसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वह अपना आकार तेजी से बढ़ाता चला जाता है, जिससे कि वह पता लगा सके कि किस ओर से बाहर निकला जा सकता है। जैसे ही वह बाहर निकलने का रास्ता पता लगाने में कामयाब हो जाता है, वह अपना आकार दीवार पर चलाए जाने वाले रॉकेट नुमा पटाखे जैसा बना लेता है और चादर के छोटा होने से पहले ही बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वह जमीन पर जा गिरता है। उसके बाहर आते ही जॉन उसकी अब तक की नष्ट की गई सभी चीजों को बिजली की रफ्तार से उठा कर उसी के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है और उसे इस मलबे के नीचे दबा देता है। देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके ऊपर बड़ा सा पहाड़ आ खड़ा हुआ है। कुछ देर तक इस पहाड़ में किसी भी तरह की कोई हरकत दिखाई नहीं देती। तभी कमांडोज अपनी जगह से बाहर निकलकर उसके पास जाने के लिए तैयार होते हैं। ठीक उसी वक्त जोर के धमाके जैसी आवाज के साथ उसके ऊपर पड़ी हुई सभी चीज इधर से उधर उड़ती हुई नजर आती हैं और वह जोर की आवाज करते हुए रोबोट के रूप में अपने दोनों हाथ हवा में फैलाता हुआ उठ खड़ा होता है। अब रोबोट बिबिधकाय और रोबोट जॉन आमने सामने खड़े थे। ठीक इसी वक्त अनिका अपने ब्लूटूथ में कहती है, कौटिल्य, इट इज योर टाइम, स्टार्ट नाउ। कौटिल्य जवाब देता है, यस मैडम, आई एम रेडी। कौटिल्य किसी भी सामान्य जैमर के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग जैमर क्रिएट किया था और वह भी खास रोबोट बिबिधकाय के लिए, ताकि उसे किसी भी तरह की कोई भी बाहरी मदद न मिल सके। बिबिधकाय के सॉफ्टवेयर से वह लोग जान चुके थे कि उसे 3 किलोमीटर की रेंज से रहकर कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी कमांड बदली जा सकती है, वह उसकी मदद भी की जा सकती है। इसलिए अब यह जरूरी हो गया था कि इस वक्त यह पता लगाया जाए कि रोबोट बिबिधकाय सेल्फ मोड में लड़ रहा है या अभी भी रोबोट बिबिधकाय के रूप में कोई खास इंसान मैदान में उतरा हुआ है। रोबोट बिबिधकाय रोबोट जॉन के ऊपर हमला करता है। अब तक बिबिधकाय के नियंत्रण लच्छो को यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि उसे सबसे पहले जॉन को अपने रास्ते से हटाना होगा। लच्छो भी इतनी एडवांस रोबोट को अचानक से मारवा हाउस में प्रकट होता हुआ देखकर दंग रह गई थी। उन लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बिबिधकाय से लड़ने के लिए कोई दूसरा रोबोट अचानक से सामने आ खड़ा होगा। लेकिन फिर भी लच्छो को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि बिबिधकाय का सामना करना संभव नहीं है और इसकी खास वजह थी उसकी सेल्फ रिपेयर कर लेने की खास टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से बिबिधकाय को कितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके खत्म नहीं किया जा सकता था। रोबोट बिबिधकाय को सिर्फ रोका जा सकता था, वह भी सिर्फ उसे व्यक्ति के द्वारा जिसके पास उसका कंट्रोल हो। जैसे ही बिबिधकाय का जोरदार पंच जॉन की तरफ आता है, जॉन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एक ओर हो जाता है। बिबिधकाय का वार खाली चला जाता है। जितनी तेजी से जॉन एक ओर होकर अपना बचाव करता है, उतनी ही तेजी से बिबिधकाय का दूसरा पंच जॉन की ओर बढ़ता है। जॉन इस बार भी अपना बचाव करने में सफल हो जाता है। इसमें पहले की जॉन पलटकर वार करता बिबिधकाय के ऊपर पीछे की तरफ से एक जोरदार लात का वार होता है। यह रोबोट एनी थी। जैसे ही बिबिधकाय पीछे की तरफ मुड़कर देखता है, रोबोट एनी कहती है, रोबोट बिबिधकाय, अब बहुत हुआ, एक तरफ खेल। चलो अब सामना करो, उनमें से जो तुम्हारे जैसे हैं
अपनी बिरादरी से बाहर जाकर दूसरों को अपनी बहादुरी दिखाने का शौक तुम्हें जरूर किसी बुज़दिल से ही मिला होगा। ताकत हमेशा अपने बराबरी वालों पर दिखाई जाती है या फिर खुद से बेहतर पर। चलो दिखाओ अपनी ताकत। फिर अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर दूसरे हाथ से खुद की ओर इशारा करते हुए कहती है, अगर असली मर्द हो तो एनी को प्रभावित करके दिखाओ। एनी की बातों का विविधकार बोलकर कोई जवाब नहीं दे सकता था और न ही उसकी सेहत या दिमाग पर इसका कोई असर पड़ रहा था। लेकिन इन सब बातों का लच्छो पर बहुत ही गहरा असर पड़ रहा था। उसे यह बातें तीर की तरह चुभ रही थी। यह बातें सुनकर एक पल के लिए उसका ऐसा मन हुआ कि खुद जाकर रोबोट एनी से भिड़ जाए। लच्छो जरूरत के हिसाब से रोबोट विविधकार की कमांड चेंज करती है। एक कमांड मिलने के बाद विविधकार उसको पूरा करने में लग जाता था। अब रोबोट विविधकार एनी की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वह जैसे ही अपने हाथों और पैरों से तेज वार करना शुरू करता है, एनी उसका प्रत्युत्तर देते हुए बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट करते हुए उसे जवाबी हार देती है। ठीक इसी वक्त जॉन भी हवा में इधर से उधर छलांगे लगाकर उड़ते हुए एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है। जब लच्छो को एहसास होता है कि वह दो रोबोट मिलकर विविधकार पर भारी पड़ रहे हैं, तो वह विविधकार का आकार बड़ा कर देती है। अब वह एक 24 फुट लंबे और 5 फीट चौड़े रोबोट का आकार ले लेती है। जैसे ही जॉन उस पर हमला करता है, जॉन के हमले का विविधकार पर कोई असर नहीं होता। कुछ देर के बाद विविधकार अपनी स्पीड का लाभ उठाकर जॉन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे छुड़ाने के लिए एनी वार करना शुरू कर देती है। विविधकार के लंबे चौड़े आकार पर इसका नाम मात्र का भी कोई असर पड़ता है। थोड़ी ही देर के बाद वह अपने दूसरे हाथ से रोबोट एनी को भी पकड़ लेता है। उसके बाद दोनों को आपस में जोर जोर से टकराने लगता है। कई बार लगातार उन दोनों को परस्पर टक्कर देने के बाद उन्हें आसपास खड़ी हुई दीवारों के ऊपर पटक पटक कर पीटने लगता है और फिर अंत में जोर से जमीन पर फेंक देता है। आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखिए। मैं इतना मेहनत करती हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए और इसे ऑनलाइन ही देखते रहिए। आप लोगों को ऐड वाली प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए अब मैं छोटा छोटा ही वीडियो अपलोड करूंगी ताकि आप लोगों को ऐड वाली प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े।